नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन द्वारा पैंगोंग लेक पर एक और पुल बनाने की रिपोर्ट्स पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा है और स्पष्टीकरण की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम इस बात से चिंतित हैं कि पीएम मोदी चीन को लेकर किसी दबाव में हैं। इस दौरान खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की उस टिप्पणी को सुनाया जिसमें वो चीनी पुल को लेकर कह रहे हैं कि हम ऐसा महसूस करते हैं ये हिस्सा चीन के कब्जे वाला था। इसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी ने इससे पहले ये कहकर न कोई हमारी सीमा में घुसा था, चीन को क्लीन चिट दे दी थी और अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पूरी बात को डाइल्यूट कर दिया है और कह रहे हैं कि हम महसूस करते हैं चीन के कब्जे वाला इलाका है। चीन लगातार बढ़ रहा है, दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा ये इतना चौड़ा पुल है कि चीनी सेना के बड़े बड़े सैन्य वाहन इससे गुजर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पुल के बनने से हमारे पास रणनीतिक बिंदुओं पर बढ़त नहीं रही, चीन ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि चीन लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है और आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। उनका जवाब बस ऐप बैन करके देते हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है और आपकी समझ बौनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को 4 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया। अदालत ने रिपोर्ट जमा करने के लिए समय इसलिए बढ़ा है क्योंकि तकनीकी समिति ने इसके लिए आग्रह किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि समिति द्वारा कम से कम 29 मोबाइल डिवाइसेस की जांच की जा रही है और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिक समय मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब टेक्निकल कमेटी पर्यवेक्षी न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपती है तो न्यायाधीश अपनी टिप्पणियों को भी जोड़ सकेंगे, इसलिए हम इस रिपोर्ट को सौंपने का समय बढ़ाना उचित समझते हैं। साथ ही कमेटी को जांच में तेजी लाने का निर्देश देते हैं। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी छोड़ने और इस्तीफा देते वक्त शीर्ष नेतृत्व पर किए हमले पर जिग्नेश मेवाणी ने आज पलटवार किया। जिग्नेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हार्दिक ने इस्तीफा दिया ये उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे के वक्त जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बिलो द बेल्ट हिट करने की कोशिश की, वो नहीं चलेगा। मेवाणी ने कहा कि आपको कांग्रेस ने 26 साल की उम्र में इतना कुछ दिया, चौपर दिया, स्टार कैंपेनर बनाया, शीर्ष नेतृत्व के साथ सीधा एक्सेस था, जिस राहुल गांधी ने आपके लिए पार्टी में जगह बनाई, आपको इतना प्यार दिया, कम से कम आपको उनके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मेवाणी ने कहा कि हार्दिक के खिलाफ कई मुकदमे हैं, उन्होंने किसी दबाव में आके विचारधारा से समझौता किया है, इसलिए ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो चुपचाप पार्टी छोड़ते। वो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे ये उनसे उम्मीद नहीं थी। हार्दिक पटेल के पार्टी से जाने को लेकर बोल रहे जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि मैं डंके की चोट के साथ कांग्रेस के साथ हूं। गुजरात और पूरे देश में लाखों लोगों को, युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि पार्टी से हार्दिक पटेल या और कोई भी जाए, इससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड रेज के मामले में सरेंडर करने के लिए वक्त मांगा है। सिद्धू ने इसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। सिद्धू को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेज के मामले में 1 साल जेल की सजा सुनाई थी। सिद्धू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस AM खानविलकर के सामने और वक्त दिए जाने की मांग रखी, जिस पर जस्टिस खानविलकर ने उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की अदालत में जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सिद्धू ने अदालत के आदेश का सम्मान करने की बात कही थी। इसके बाद यह माना गया था कि सिद्धू शुक्रवार सुबह पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री एवं खनन मंत्री रहते हुए खनन पट्टा आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। झारखंड सरकार ने ED द्वारा प्रस्तुत सीलबंद कवर दस्तावेजों पर भरोसा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CBI जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसके बाद जस्टिस UU ललित की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले को अगले मंगलवार यानी 24 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। राज ठाकरे ने कहा कि तत्काल प्रभाव से वो अयोध्या का दौरा रद्द कर रहे हैं और इसे रद्द किए जाने की वजह के बारे में पुणे में 22 मई को होने वाली रैली में जानकारी देंगे। बता दें कि जब से राज ठाकरे ने अयोध्या दौरे का ऐलान किया था, तभी से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उनका विरोध कर रहे थे।
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों के साथ की गई बर्बरता पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो उन्हें अयोध्या में दर्शन नहीं करने देंगे। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले थे। बीते 2 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को रिहा हो गए। आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। आजम खान 26 फरवरी 2020 से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे। आजम खान जैसे ही सीतापुर जेल से बाहर निकले तो वहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे और उन्होंने आजम खान के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। बता दें, आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज थे और जिस दिन 88वें मामले में जमानत मिलने वाली थी उसी दिन 89वां मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी और अंत में गुरुवार को जमानत दी थी। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में की गई है। जांच एजेंसी ने लालू यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ नया मुकदमा भी दर्ज किया है। ये मुकदमा नौकरी के बदले में जमीन या प्लॉट लेने के मामले में दर्ज किया गया है। लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के बिहार और दिल्ली में स्थित कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। बता दें, कुछ दिन पहले ही लालू यादव चारा जमानत घोटाले में जेल से बाहर आए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मामले में शुक्रवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। हालांकि अदालत में मामला आने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की निचली अदालत को आदेश दिया था कि वो गुरुवार को इस मामले में कोई भी आदेश पास न करें। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने अदालत से कहा था कि इस मामले में एडवोकेट हरिशंकर जैन, जो निचली अदालत में वादी का पक्ष रख रहे हैं, वो बुधवार को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और ऐसे में अनुरोध है कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया जाए। मस्जिद कमेटी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाली जाती है तो निचली अदालत में सुनवाई को रोक दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वो इस मामले में कोई आदेश पास न करें। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई है। इस रिपोर्ट से कई बातें निकलकर सामने आई हैं। कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर विशाल सिंह ने गुरुवार को अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बिना किसी भेदभाव के तैयार किया है और सभी के दावों को इसमें जगह दी है। रिपोर्ट के लीक होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह रिपोर्ट 19 पन्नों की बताई जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के अंदर तहखानों के खंभों पर पान और फूल की आकृति है। दीवार के पत्थरों पर त्रिशूल और कलश के निशान हैं। इसके अलावा स्टोर रूम के दीवारों पर त्रिशूल की आकृति के निशान होने की बात भी सर्वे की रिपोर्ट में बताई जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि तहखाने में एक स्तंभ भी प्राचीन हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला है। वहीं रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को जानबूझकर लीक किया गया है। ओवैसी ने फिर कहा कि मस्जिद में सर्वे का होना पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पूरी तरह उल्लंघन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।